नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। महाकुंभ अभी चल रहा है। 26 फरवरी को आखिरी स्नान है और उसके पहले लगातार कुंभ में बदइंतजामी की और भगदड़, मौतें, इन सबको लेकर कुंभ लगातार चर्चा में बना हुआ है कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम नहीं किए गए, भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर संसद में भी आवाजें उठी और अब इधर यूपी का बजट सेशन भी शुरू हो गया और बजट सेशन की शुरुआत कल से हुई। कल भी जब राज्यपाल का अभिभाषण वाला जो भाषण था, तो उस पर भी लगातार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच काफी तल्खी दिखी और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई हम चर्चा से नहीं भाग रहे, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे कि उस अभिभाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था और सरकार का केवल वो एक तरीके से एजेंडा है, लेकिन जो कुंभ में बद इंतजामी है और वहां पर चीजों को ठीक से उसका रख रखाव नहीं किया गया, उससे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कुंभ से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि गंगा का जो पानी है वो अब स्नान करने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं। फीकल कोलिफॉर्म यानी कि जो मलमूत्र है वो, उसकी संख्या और उसका जो क्वांटिटी है वो इतना ज्यादा है कि अब आप उस पानी में, उस जल में आप नहा नहीं सकते। और अब आप ये सोचिए कि करोड़ों लोग लगातार उसमें डुबकी भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आए थे, तमाम वीआईपी दिग्गज कॉर्पोरेट जगत के लोग सब ने डुबकी लगाई। और अब जब ये रिपोर्ट आई है, बहुत ही डैमिंग और बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट है, जो कि ये कहता है कि स्नान करने लायक वहां का पानी नहीं है। अब पानी की सफाई का रखरखाव कौन करेगा? पानी की सफाई का जिम्मा कौन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात पर बात करेंगे? उधर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा कि भगदड़ में कितने सारे लोगों की मौतें हो गई थी। अभी तक उसको लेकर सरकार की तरफ से पूरी चुप्पी है। यानी कि विपक्ष लगातार कुंभ से जुड़ी हुई जो बद इंतजामी है, मिसमैनेजमेंट है, उसको लाइमलाइट में लाना चाह रहा है और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो आज इसी से जुड़ी हुई हम चर्चा करते हैं और ये दोनों चीजों पर हम बात करेंगे कि जो एक आरोप और प्रत्यारोप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच में दिख रहा है वो, प्लस ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ये रिपोर्ट आई है, ये कितनी डैमेजिंग होगी। आज हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर वर्मा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फेडरल देश के साथ, और ललित राय भी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फेडरल देश के साथ। मैं ललित आपसे शुरुआत करूंगी कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र के अंदर आता है, केंद्र के अधीन है, और अगर इस तरीके की रिपोर्ट उसकी आई है, जिसने कि एनजीटी में भी इसको सौंपा है, तो क्या कहेंगे, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ इसके लिए कटघरे में खड़े किए जाएंगे विपक्ष द्वारा? जी देखिए, स्वाभाविक बात है क्योंकि महाकुंभ में मतलब लोग अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों की भीड़ वहां पे इकट्ठा भी हो रही है, स्नान कर भी रही है। और इस बीच अगर कोई खबर ये आ जाए कि जिस पानी में आप नहा रहे हैं, जिस गंगा के जल से आप स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, वो प्रदूषित है, वो नहाने के लायक नहीं है, वो आचमन के लायक नहीं है, तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठ जाएगा। और विपक्ष जो पहले से ही जो कि योगी सरकार की घेरेबंदी कर रही है, वो भगदड़ के मसले पे, ट्रैफिक जाम के मसले पे, तमाम तरह की अव्यवस्था के मसले पर, वीआईपी लोगों की आवभगत के मसले पे, तो आप ये कह सकती हैं कि आरोपों की फहरिस्त में एक और, या हमला करने की फहरिस्त में एक और नाम जो जुड़ जाएगा, जो पानी की स्वच्छता और शुद्धता को लेकर के है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग, वहां पे एक आस्था का भी सवाल है और लोगों को ये लगता है कि 144 साल के बाद ये मौका आया है, और अगर उसमें हम गंगा में स्नान नहीं किए, वो भी संगम में नहीं किए, तो फिर एक तरीके से कुछ पुण्य चीज जो है वो रह जाएगी, छूट जाएगी। तो कभी कभी क्या है कि जैसे हिंदुस्तान का एक समाज भी है कि जहाँ पे आस्था जो है हर चीज के बाद जो भारी सी पड़ जाती है, आप विरोध करिए, आप उसके खिलाफ जाइए, आप वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए भी ये साबित करिए कि नहीं स्थिति ये है, फिर भी लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी भीड़ है। मतलब जो जनमानस, वो सामान्य तौर पे ये कहता है कि इतनी बड़ी भीड़ है और इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्था थोड़ी बहुत तो हो सकती है, और जब हम 10 20 25 50 लोगों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो ये तो करोड़ों का मुद्दा है, करोड़ों लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि योगी सरकार को घेरने के लिए एक मौका मिल गया है। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा, यूपी की विधानसभा जिस दिन शुरू हुई, उस दिन सबसे पहले इसी विषय को लेकर के हंगामा हो गया कि आप दिव्य कुंभ, महाकुंभ की बात करते हैं, आप हजारों करोड़ रुपए उसमें
खर्चा करने की बात करते हैं, खर्च करते हैं, और ये सब खर्च अगर हुआ, तो आखिरकार वो पैसा कहाँ गया? तो ये तो सवाल है ही कि अगर सीपीसीबी का डेटा आया है और वो ये कह रहे हैं कि वो पानी पूरा मलमूत्र से मतलब भरा हुआ है, उससे काफ़ी उसमें गंदगी है, उसपे लोग नहा रहे हैं, तो एक योगी सरकार के लिए परेशानी वाली बात तो है। रिपोर्ट काफी डैमेजिंग है चंद्रशेखर। अब इसका असर आप क्या देखते हैं? जब से ये रिपोर्ट आई है, कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो लोग सोच भी रहे होंगे जाने के लिए, स्नान करने के लिए, क्योंकि अभी शिवरात्रि है 26 तारीख को, तो क्या वो लोग अब इस रिपोर्ट के बाद क्या क्राउड को कम कर दिया जाएगा, या फिर एक ये जरिया भी होगा कि भाई इस तरीके की रिपोर्ट ले आओ लगता कि कम लोग जा सके, क्योंकि आप रूडली लोगों को मना नहीं कर सकते कि भाई आप प्रयागराज मत जाइए। तो इस तरीके की एक रिपोर्ट लाकर क्या क्राउड को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है केंद्र द्वारा कि भाई योगी जी की तो कोई सुन नहीं रहा है, हम ही एक रिपोर्ट ले आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस रिपोर्ट में लॉजिक नहीं है और तथ्य नहीं है, उस रिपोर्ट होगी, सच होगी, आई एम श्योर उसमें मेरिट्स होंगे, लेकिन क्या अब क्राउड कम होगा इस रिपोर्ट के बाद? जी हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए चंद्रशेखर, आप अनम्यूट करिए अपने आप। जी भारत में जो धर्म को लेकर श्रद्धा है, पूजा पाठ को लेकर श्रद्धा, उसको लेकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भारत में यह बड़ी प्रचलित कहावत है कि यहाँ धर्म और क्रिकेट ही देखा और बेचा जाता है। तो जैसे इस तरह से प्रचार किया गया कि 144 साल बाद ऐसे नक्षत्र बने हैं जिसमें अगर आप इस कुंभ में नहाएंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष से लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, और जिसको लेकर राज्य सरकार भी बार बार कहते आ रही है कि हमारे वहां करोड़ों, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है। रविवार दोपहर जो आंकड़े राज्य सरकार ने जारी किए हैं उसके अनुसार 51 करोड़ 36 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। अभी इसमें सोमवार और मंगलवार के आंकड़े शामिल नहीं है। तो जैसे कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे एनजीटी में जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, तो जाहिर है कि उसमें कोई संशय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह एक ही तरह की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर कोई ऐसे आरोप तो नहीं लगाए जा सकते कि नहीं जी वो हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो इस तरह के भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, यानी कि जो रिपोर्ट है वो तथ्यों से पूरी तरह से भरी हुई है, यानी तथ्यात्मक रिपोर्ट है, उसमें कोई इस तरह से गलत कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। तो जिस तरह से जो रिपोर्ट जारी इन्होंने एनजीटी में सबमिट की है, तो उसके अनुसार अगर लोग ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ, कुंभ में भीड़ में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। जिस तरह से जो दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ और जो मौनी अमावस्या में भगदड़ देखी गई कुंभ में, उसके बाद काफी गिरावट देखी गई, लोगों ने अपने टिकट कैंसिल किए और वहां जाने से खुद को रोका। तो इस तरह की और जो रिपोर्ट आने के बाद और मीडिया में आने के बाद कई लोग अपना जाना कैंसिल करेंगे, जबकि उससे पहले हालांकि अनुमान लगाया था वहां के प्रशासन ने कि शिवरात्रि तक काफी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन जो ये रिपोर्ट जारी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ में कमी देखी जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारी भीड़ में जो भीड़ वहां पर जा रही है उसमें कमी आएगी। अब ये तो देखना होगा कि कितने लोग अब अपने जाने से बचेंगे या लोग नहीं जाएंगे। अब ये तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा है, दूर दूर तक आपको सिर्फ जन सैलाब वहां पर लोगों का नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से उनको डुबकी लगाना है। और पूरा जो मेला क्षेत्र है उससे मैं अवगत हूं, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर लंबे इस पूरे क्षेत्र में जो ये मेला फैला हुआ है, और जगह जगह जो अलग अलग बैंक्स हैं गंगा नदी के, वहां पर भी लोगों को बोला गया है कि आप संगम तक मत जाइए, लेकिन वहीं पर आप रुककर स्नान कर लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो ये रिपोर्ट आई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, सीपीसीबी की, ये कहती है कि आप इस जो जल का स्तर है वो इतना ज्यादा गिर गया है कि आप ना उसमें से आचमन कर सकते हैं ना नहा सकते हैं। अब ये कुंभ की जो बदइंतजामी है ललित, ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, और आपको लगता है कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी एक्चुअली फिक्स हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा नहीं है ना केंद्र सरकार के कोई, चाहे वो
रेल मंत्री हों, चाहे फिर और भी लोग हों, उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली है। योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल ही ज़िम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए लल। हाँ। विधानसभा की जब कार्यवाही चल रही थी तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के नाम बस्तियों को उजाड़ने को की मतलब किस्से कहानी कहे जाते हैं, दर्ज हैं, वो लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। और उसके बाद एक लाइन उन्होंने ये कह दी कि ये समाज का काम है, हम तो सेवक के तौर पर पीछे खड़े हैं। तो आप ये देखिए कि ये समाज का काम है, मतलब महाकुंभ 2025 आज के बयान के पहले तक वो सरकार का काम था। सरकार जो सारे इंतजामात कर रही थी, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि ये पूरा समाज का काम है, हम तो केवल एक कस्टोडियन के तौर पे हैं। हमारा जब सिर्फ तक काम तो है वाहवाही हो रही थी फैसिलिटेट तब करना। तक सरकार का काम है, और जैसी नाकामी दिखने लगी तो समाज का काम है। जी। हाँ, मतलब ये देखिए और उसके बाद वो कहते हैं कि जिन लोगों का काम ही बस्तियों को उजाड़ने और लूटने का रहा है, वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर थोड़ी बहुत कहीं कोताही, कोई बड़ी कमी रह जाती है, तो ये उसको आप पॉजिटिवली आप लीजिए, ना कि उसको आलोचना के हिसाब से लीजिए। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप इसी अव्यवस्था को कहते हैं कि इस पर आप सवाल मत उठाइए, आवाज मत उठाइए, तो 2013 के कुंभ में जब आजम खान प्रभारी मतलब मेला प्रभारी थे, वो उनको पूरी इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई थी और वही प्रयागराज स्टेशन पे भगदड़ मचने के बाद जो बीजेपी ने पूरा तूफान खड़ा कर दिया और कि ये सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है, जन विरोधी है, इसको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि 12 साल के बाद फिर वही चीज इस सरकार के सामने आई और अब वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से ये बचने की कोशिश हो गई। और कहा भी जाता है ना कि जैसे कोई भी व्यवस्था आप जब करते हैं, कोई भी इंतजाम करते हैं, तो उसमें ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाली बात है, उसमें ही हर दल, हर राजनीतिक शख्सियत अपने लिए कुछ रास्ता तलाश लेता है, कुछ जवाब देने के लिए, कुछ दूसरों को सुनाने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि पूरी जिस तरीके से आपने, चूंकि आप भी वहां पे गई थी, देखी थी, और हमारे भी दोस्त मित्र वहां पे जा रहे थे, देख रहे थे, बता रहे थे कि इस कदर अव्यवस्था है कि जैसे लग ही नहीं रहा जो है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, हजारों करोड़ रुपए यूपी सरकार कहती है कि हमने इंतजाम में लगा दिए। तो अगर 1000 करोड़ रुपए के बाद अगर ये व्यवस्था है तो फिर अव्यवस्था किसे कहा जाए, आप खुद ब खुद जो समझ सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि आम जन जो है उसको ये लगता है कि ठीक है, 144 साल के बाद एक मौका आया है और उस मौके में अब चूंकि हम कुंभ करने के लिए जा रहे हैं, कुछ धर्म से संबंधित है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होती है। तो इस तरीके से मतलब लोग जो है कुछ हद तक जो है योगी सरकार को क्लीन चिट भी देते नजर आते हैं। लेकिन जो उसका एक क्रिटिकल अगर एनालिसिस करिए, देखिए, तो निश्चित तौर पे ये है कि सरकार अगर 1000 करोड़ के बाद अगर इस तरह की व्यवस्था हुई है तो सवाल के घेरे में आ जाती है। और अगर समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती है तो फिर वो उसका काम है, क्योंकि उसका विपक्ष का धर्म है कि भाई वो विपक्ष में है तो फिर सत्ता पक्ष की नाकामियों को उजागर करेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि अव्यवस्था को वो उजागर कर रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि नहीं, हमने सारी व्यवस्था कर दी है, जनता का है, जनता के लिए है, हम केवल कस्टोडियन है, जो कुछ फैसिलिटेट करना है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर पानी, अगर गंगा जल जिसमें हम अपना आचमन और डुबकी लगा रहे हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं है और उस पर सीबीसीबी का डेटा भी आता है, तो ये तो गंभीर सवाल खुद ही सेंट्रल की एक एजेंसी जो बीजेपी रूल्ड है, वो अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट के ऊपर एक आरोप जो है लगा रही है। लेकिन जो 144 साल वाली बात आपने कही, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ माना जा रहा है कि ये एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई है, ये बताकर कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है, अब कभी आएगा नहीं, ये बहुत ही पवित्र नक्षत्र बताने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों किया आपको लग रहा है, और ये कितना बड़ा झूठ है अपने आप में, या फिर इसमें कोई तथ्य आपको नजर आता है चंद्रशेखर? ये एक तरह से इसको बड़े व्यापक तौर पे प्रचार किया गया पूरे उसमें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और कुंभ में स्नान करें। लेकिन जिस तरह से लोग आए, वहां पर को स्नान किया, वहां पर का उसके मुकाबले जो इंतजामात थे वो बेहद ही नाकाफी थे। ये चाहे ऐसा नहीं है कि ये 144 वाला जो साल वाला जो नक्षत्र है वो इसी बार होगा। हो सकता है जो अगला जो कुंभ नासिक में हो, उज्जैन में हो, हरिद्वार में हो, वहां भी कोई 200 साल 250 साल वाला नक्षत्र हो सकता है। ये तो एक प्रचार किया गया और लोगों के लिए मन में ऐसी
भावना बैठा दी गई कि नहीं, इसके बाद ये आना ही नहीं है इस तरह का नक्षत्र, तो आप आइए, अपने पुण्य कमाइए और अपने पाप धोइए। तो लोग दूर दूर से, अब आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, कई लोग गए होंगे और कई मित्रों ने भी बताया कि उधर जो है 10 से 12 14 किलोमीटर लंबी जाम लगा हुआ है, लोग पैदल जा रहे हैं मेला क्षेत्र की तरफ। वहीं वीआईपी पास लगे हुए लोगों को, जबकि कहा गया था कि जब भगदड़ मची थी कि वीआईपी पास है सब इतने मात्रा में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी अभी भी वहां की जो प्रत्यक्ष, वहां जो जनता जा रही है, जो जिनसे पता लगा है, उनका ये कहना है कि अभी भी वहां वीआईपी पास दिए जा रहे हैं और उनके जो गाड़ियां हैं वो मेला क्षेत्र तक जा रही है, जबकि वहीं जनता 12-12 14-14 किलोमीटर लंबा उनको बस और जो उनकी गाड़ियां हैं, जो रिक्शे हैं, वो पहले ही छोड़ दे रही है और वहां से वो मेला क्षेत्र तक पैदल जा रहे हैं। तो इतना जो जिस तरह से प्रचार किया गया, जिस तरह से विज्ञापन दिए गए, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी तौर पर बताया गया कि इस तरह का जो नक्षत्र है दोबारा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाले अन्य कुंभों में भी बहुत बेहतरीन नक्षत्र बने और उससे बढ़िया नक्षत्र बने, क्योंकि नक्षत्र हमेशा बनते रहता है, ग्रह चाल हमेशा हर महीने चेंज होते रहते हैं, ग्रह की दशा और नक्षत्र हर समय चेंज होते रहते हैं, तो इससे बढ़िया भी नक्षत्र आ सकते हैं। तो इसलिए कि एक बस इसलिए कि हाँ, जब कुंभ खत्म हो जाए तो उसके बाद सिर्फ ये प्रचार किया जाए कि नहीं, हमारे जो हमने इतना सफल आयोजन किया कि उसमें इतने करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, बस इसी प्रचार के लिए उन्होंने इस तरह से एक व्यापक प्रचार किया गया, जिसका आपको वहां पर को देखने को मिल रहा है इतनी भारी भीड़ के तौर पर। बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं वापस ललित उस सवाल पर आना चाहती हूँ जो सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है उससे जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि भई एक बड़ा हेल्थ रिस्क हो सकता है अगर आप उस पानी में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया लेवल है वो सेफ लिमिट से ऊपर जा चुका है। ऐसे में राज्य सरकार के पास आपको लगता है कि ये हिम्मत होगी जहां पर वो सरकार से ये लोगों से ये कह सके कि भाई सेफ। You can change how I say people's names by adding a pronunciation name in the तो क्या वो ये कह सकती है कि भाई सेफ लिमिट के ऊपर पानी चला गया है, जो सेफ्टी लेवल्स है वो डेंजरस सिचुएशन में है, इस वजह से अब आप डुबकी मत लगाइए। क्या सरकार के पास ये राजनीतिक ताकत होगी इस तरीके से लोगों को बोलने की कि भाई अब आप मत आइए, पानी बहुत सेफ है, अनसेफ है, और जब तक इसकी पानी की सफाई नहीं हो जाती कोई डुबकी नहीं लगाएगा? क्या ये योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते थे? आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है ललित, म्यूटेड है आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे देखिए कि जब मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ होती है तो भगदड़ के बावजूद जो है सरकार ने ये नहीं कहा कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो है रेस्ट्रेन करिए और थोड़ी सी कम संख्या में आइए, इस तरह की चीज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने मतलब ये एक छोटी सी घटना घटी जिसको हमने बहुत ही जल्दी जो है वो अंडर कंट्रोल कर लिया, और मतलब उसमें कहीं ये नहीं थी जो है कि आप मत आइए जो है। अब जो स्थिति है कि अगर ये सरकार ये कहे कि पानी ही नहाने के लायक नहीं है, वो आचमन करने के लायक नहीं है, तो फिर श्रद्धालुओं के दिल पे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? तो सरकार इस बात को जो है वो नहीं कहेगी, क्योंकि नहीं, उसको लेकिन ये पता है कि वाली बात तो ठीक है ललित, लेकिन सरकार पानी की सफाई के लिए क्या कर रही है? वो फीकल मैटर है, फ्लोइंग वाटर है, पानी का जो बहाव है बहता रहता है गंगा नदी का, तो उसको सफाई करने के लिए कुछ तो करती हुई दिखेगी सरकार। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सफाई करता हुआ कोई भी ऐसा प्लांट वहां पर लगाया हो या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो जिसको चलाकर उसके विजुअल्स तो मैंने नहीं देखे अभी तक, कहीं हो सकता है मैं मिस कर गई हूँ। क्या आपकी जानकारी में है कि कोई वाटर को प्यूरिफाई करने की या ट्रीट करने की उस तरीके से कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी सिर्फ इतनी ही व्यवस्था है कि जो पीछे की तरफ से पानी जो बैराज के जरिए भेजा जाता है उसको जो छोड़ा जाए। लेकिन अब सीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप मान लीजिए, फर्ज भी कर लीजिए कि ये 7 दिन 8 दिन पहले की रिपोर्ट हो, उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया होगा और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेट किया और वो पाए जो है कि उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं जो कि शरीर के लिए सही नहीं है, स्किन के लिए नहीं सही है, तो निश्चित तौर पे अब उसका उपाय ये हो सकता है कि पीछे की तरफ से, मतलब बैराज जो है आपका हरिद्वार की तरफ से, चाहे आपका नरोरा की तरफ से, वो पानी को जो छोड़ा जाए। लेकिन अगर आज की भी डेट में अगर पानी आप छोड़ते हैं तो इलाहाबाद तक, मतलब प्रयागराज तक पानी को जाने में 9 दिन लग जाते हैं, तब तक तो कुंभ की जो समाप्ति हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर उसका एक उपाय है, और तात्कालिक उपाय ये आप नहीं कर सकते कि एसटीपी के जरिए जो पानी गिर रहे हैं कोई आप
एकाएक एसटीपी जो है आप बना दीजिए और पानी को क्लीन करना शुरू कर दे, क्योंकि पानी तो वो पीछे की तरफ से आ रहा है और अगर वो मात्रा कम है तो निश्चित तौर पे ये जो बैक्टीरियाज का जो कंसंट्रेशन होगा वो और बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में पानी जो है पहले जो दूषित है उससे उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर बात वही हो गई कि आस्था आस्था के नाम पर, आस्था के लिए लोगों को ये लगता है कि एक मौका आया, एक ऐसी घड़ी आई कि अगर हम इसको चूक गए, इसमें नहाए नहीं, तो फिर मतलब जैसे कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, जिंदगी जो है वो बेकार सी हो गई। तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि आस्था एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए सरकारों को भी अपने बचाने का एक मौका मिल जाता है और जनता भी ये समझ के चलती है कि चूंकि इतने बड़े पैमाने पे भीड़ है, इतने बड़े पैमाने पे आयोजन है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों को हमको सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सियासी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो उसका एक वैज्ञानिक एस्पेक्ट है, वो तो है ही। और सियासत में जो विपक्ष है वो सवाल तो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि आप अगर एक बेहतरीन व्यवस्था, दुनिया की एक बेहतरीन कुंभ मेले का आयोजन की आप बात कर रहे थे और मतलब यूरोप जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा आबादी यहाँ पे स्नान कर रही है और उस तरह की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो विपक्ष का काम है और विपक्ष जो उस पर सवाल पूछेगा ही पूछेगा और विपक्ष पूछ रहा है तो शायराना अंदाज में यूपी की सरकार उसका जवाब भी दे रही है कि सबसे पहले आप अपना देखिए कि आपने क्या किया था। तो सियासत का आपने देखा ही है कि घटनाएं घट जाती हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं ताकि जनता का ध्यान उससे बट सके। लेकिन ये हकीकत है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज आप नहीं कर सकते, वो सेंट्रल एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आती है, तो उसके रिपोर्ट को आप खारिज नहीं कर सकते। उसको रिपोर्ट को खारिज करने एक और सवाल है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट ये कहते हुए और डॉक्टर्स ने वार्न किया है कि भाई अगर आप स्नान लेंगे, अगर डुबकी लगाते हैं तो आप अपने हेल्थ रिस्क से खिलवाड़ कर रहे हैं और हेल्थ से, अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे अगर डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार क्या, अब बचे कुछ दिन है, आज कितना 19 तारीख हो गई है, 26 को आखिरी स्नान है, मुश्किल से एक हफ्ते से कम का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में सरकार कोई चांस नहीं लेगी? और जैसा आपने कहा कि अगर बराज से पीछे से पानी छोड़ा भी जाएगा तो उसको आने में ही पानी 8-9 दिन लग जाएंगे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब दूषित पानी में लोग नहाएंगे और तो भी अगर मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। जब भगदड़ की जिम्मेदारी नहीं ली, बद इंतजामी की जिम्मेदारी नहीं ली, तो आने वाले जो 7 दिन है और अगर उसमें कोई मर जाता है या किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कोई सरकार कॉम्पेंसेशन देगी इसको लेकर? आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। जब भगदड़ में मौत होती है और उसके बाद सरकार को आंकड़ों को जारी करने में 16 से 17 घंटे लग जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़े पैमाने की बात हो गई। वहां तो आप मतलब भगदड़ हुई और उसके बाद जो है आपने उसको कंट्रोल भी किया और उसको जिसको कॉम्पनसेट करना था आपने कॉम्पनसेट भी कर दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि संगम नोज से लेकर मतलब फाफा मऊ से लेकर संगम नोज तक लोग नहा रहे हैं। मतलब केवल संगम नोज की बात नहीं है, ये फाफा मऊ से शुरू होता है और संगम नोज तक करीब करीब हमको लगता है कि वो 10 से 12 किलोमीटर का दायरा है और उसमें लोग नहा रहे हैं और उसमें एक बार में कम से कम लाखों लाख लोग जो है, तो निश्चित तौर पे वो पानी जो है प्रभावित तो करेगा ही करेगा। अब जो स्किन को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव है उसको ज्यादा सफर करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को उससे कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर पानी प्रदूषित है तो इस बात से इनकार, और डॉक्टर भी अगर वार्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि वो पानी जो है कितना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। लेकिन सरकार कंपनसेट कुछ करेगी, सरकार अभी तो मानने को तैयार ही नहीं है जो कि सीपीसीबी ने जो रिपोर्ट दी है और पानी हमारा पोल्यूटेड है, सरकार तो उस पर मतलब कुछ कह ही नहीं रही है। तो हो सकता है कि ऐसे ही 8 दिन 9 दिन बीत जाएंगे और कुंभ मेला भी खत्म हो जाएगा और फिर सभी लोग अपने घर को चले जाएंगे और कहेंगे कि हमने दिव्य दर्शन, दिव्य स्नान सारी चीज कर दी, और सरकार जो हो सकता है कि 1 मार्च को अपना पीठ भी थपथपा दे जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत गड़बड़ियों के साथ कुंभ मेला संपन्न करा दिया। अब मेरा आखिरी सवाल चंद्रशेखर आपसे है कि दिल्ली और लखनऊ दरबार के बीच में जो तल्खियां रहती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ और जो दिल्ली जो केंद्र सरकार है उसके बीच के डिफरेंसेस, प्रधानमंत्री और योगी जी के डिफरेंसेस, योगी जी और अमित शाह के बीच में जो डिफरेंसेस है, और लोग लगातार ये कहते हुए भी आए हैं, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हुई है कि योगी जी के साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उस रेस से उनको बाहर तभी किया जा सकता है जब उनको भगदड़ के ऊपर कहा गया कि देखिए योगी जी ने ठीक से वहां इंतजाम नहीं किया। भगदड़ दोबारा दिल्ली स्टेशन पर हुई तो भी
कैसे लोगों की आवाजाही पर फर्क पड़ा। हालांकि इसमें सवाल ज्यादा केंद्र सरकार के ऊपर खड़े हुए, और अब ये सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में योगी को डैमेज करती है। तो क्या अब योगी को अच्छे से डैमेज कर दिया है पॉलिटिकली केंद्र सरकार ने? वैसे तो मैम जिस तरह के अटकलें और ये आते रहती हैं, बातें चर्चाएं वगैरह चलती रहती हैं कि केंद्र सरकार पॉलिटिकली योगी आदित्यनाथ जी को पॉलिटिकली डैमेज करना चाहती है। लेकिन ये जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है मैम, ये पूरा इंडिपेंडेंट है। इसमें ऐसा कोई सरकार का पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, क्योंकि जो ये केस चल रहा है ये एनजीटी में चल रहा है। एनजीटी के कहने पर सीपीसीबी ने वहां से 9 से 21 जनवरी के बीच में वहां से सैंपल उठाए थे गंगा और यमुना से। तो जो पैमाना होना चाहिए, यानी 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया फीकल कॉलीफॉर्म होनी चाहिए थे, वो 2000 से लेके 2300 के बीच में थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब वो आई तो तभी डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने ये कहा कि इस पानी को मैं अगर आप छू भी लेते हैं, इस पानी में अगर आप स्नान करते हैं या गलती से आप पी लेते हैं तो बहुत स्किन डिजीज से लेकर अन्य दिक्कतें आपको हो सकती है। तो इतने बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार या जो भी बैठे हुए हैं सेंटर में, वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कोई इस तरह से षड्यंत्र या कदम उठाएंगे कि लोगों की जान से खिलवाड़ करके योगी जी पे लांछन लगवाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये पानी को जो शोधित करने की जो जिम्मेदारी है वो यूपी जल निगम और प्रयागराज नगर निगम के पास है। तो इन्होंने बड़ी ही, जब ये रिपोर्ट आई तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमने कई जगह शोधित संयंत्र लगाए, प्लांट लगाए हैं और जल आराम से शोधित हो रहा है। लेकिन वहीं पर को जब सीपीसीबी ने ये जो ये पॉल्यूटेड जो आंकड़े लिए, जो इतना पॉल्यूटेड पानी निकला है, ये जो संगम के आसपास का एरिया वहीं पर को है, अगर 1 किलोमीटर दूर या कहीं पर को हो जाए तो इतना पॉल्यूटेड नहीं है। तो क्योंकि जो जल निगम और नगर निगम का ये भी कहना था कि जो 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 3660 mld पानी, ताजा पानी छोड़ा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये क्या कहते हैं इतना पॉल्यूटेड हो गया। वो तो जो ये मुझे लग रहा है कि जो इतने बड़ी तादाद में लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, फिर उसी कपड़े में नहा रहे हैं, उसी में ही डुबकी लगा रहे हैं, तो ये पॉल्यूटेड होने का जो चांसेस है वो उसमें होगा। और मुझे ये नहीं लगता कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार का इसमें कोई बड़ा हाथ हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है कि क्या इसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी लोगों की, जिन लोगों ने गलत काम किया है, चाहे वो भगदड़ का मामला हो, चाहे फिर अब ये पानी जो दूषित हुआ है फीकल मैटर से, उसको लेकर इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सब कुछ आस्था का पर्दा ऐसा डाल दिया गया है कि क्या आस्था के पर्दे के पीछे इन सारी सच्चाइयों को भुला दिया जाएगा? अब ये देश की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, और इस वीडियो पर आपके फीडबैक का सबका इंतजार रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी, चंद्रशेखर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।